जय हिंद दोस्तों 19 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक एशिया की सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली कपड़ा मिल से संबंधित है। इस मिल को भारत के महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में स्थापित किया जा रहा है और यह कपड़ा मिल 30 एकड़ भूमि में फैली रहेगी और इसी मिल में कपड़े के लिए कपास की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। इस मिल का नाम जय भवानी मिल है और ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली अपने आप में पहली मिल बन जाएगी, जो कि भारत में भी पहली होगी और एशिया में भी पहली ऐसी कपड़ा मिल होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रही होगी। अगर सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा सभी लोग जान रहे हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है और इसमें जो जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य की ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सबसे स्वच्छ, सबसे प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में माना जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सूर्य की ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और यही सबसे प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी 2 दिन पहले भी डिस्कस हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जान रहे हैं उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र की सीमाएं कर्नाटक से, गोवा से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। यानी कि ये महाराष्ट्र, ये देखिए कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लग रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। देखिए, मूल करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको उस करंट अफेयर से संबंधित जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको इसलिए कवर करते हुए चलता हूँ क्योंकि आपके प्रीलिम्स जब भी देंगे और मेंस देंगे तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके बहुत काम आती है। तो इस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो उसको अपने नोट्स में आप ज़रूर उतार लें और इसको बार बार रिवाइज करते रहें। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक लीलावती अवार्ड 2020 से संबंधित है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE इसने लीलावती अवार्ड की शुरुआत की है और इस पुरस्कार का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये पुरस्कार यानी लीलावती पुरस्कार AICTE के द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए दिया जाएगा। इस बार के यानी 2020 के लीलावती पुरस्कार का विषय महिला सशक्तिकरण है और इस पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, ऋण, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वच्छता और उनके अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इस पॉइंट को ज़रूर ही याद रखिएगा कि लीलावती अवार्ड जिसकी शुरुआत 2020 में की गई, इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वस्तुतः हर एक सेक्टर में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, पोषण का हो, उनके रोजगार का हो, ऋण से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी संबंधित हो, स्किल डेवलपमेंट हो, स्वच्छता हो, उनके खुद के अधिकार हों, इन सभी मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें लीलावती अवार्ड की शुरुआत की गई है। और ये जागरूकता जिन महिलाओं के द्वारा दी जाएगी जो महिलाएं समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करेंगी और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। थोड़ा सा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना यानी AICTE की स्थापना 1945 में राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी के रूप में की गई थी। ये तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करता है और तकनीकी शिक्षा में नियोजित विकास और गुणवत्ता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रोफेसर अनिल D सहस्त्रबुद्धे हैं।
अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बराक ओबामा की आत्मकथा के बारे में है। बराक ओबामा ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जो हाल ही में प्रकाशित हुई थी। ए प्रॉमिसिंग लैंड नाम है पुस्तक का, उनकी आत्मकथा का नाम है ए प्रॉमिसिंग लैंड। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इसकी कि बराक ओबामा की आत्मकथा ए प्रॉमिसिंग लैंड है। ये 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था और इस आत्मकथा में उनके बचपन से लेकर 2011 के बीच का जो कालक्रम है, घटनाक्रम है, उसको इस पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समाहित कर दिया है। और उनकी इस आत्मकथा की विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत मामलों को इस आत्मकथा में न डाल करके राजनीतिक मामलों को अधिक इंक्लूड किया है, राजनीतिक मामलों को अधिक डाला है। और अपने जो समकक्ष नेता थे, जैसे डेविड कैमरन थे, व्लादिमीर पुतिन थे, उनके बारे में भी बात की है उन्होंने इस अपनी आत्मकथा में राष्ट्रपति पद पर जब वो थे तो उन दिनों में अपने प्रशासन की गलतियों के बारे में भी उल्लेख किया है कि उनके प्रशासन से कौन कौन सी गलतियां हुई और अगर वो गलतियां ना होती तो वर्तमान स्थिति क्या हो सकती थी। बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2009 से इन्होंने अपने कार्यकाल शुरू किया था और 2017 में ख़त्म किया, यानी 2009 से 13 तक और 2013 से 2017 तक। चूँकि 2 बार से ज़्यादा ये राष्ट्रपति बन नहीं सकते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो इन्होंने 2009 से 17 तक 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और ये 44वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। और इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वो पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शांति का नोबेल मिला था, इन्होंने प्राप्त किया था शांति का नोबेल। और भारत की जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है, आयुष्मान भारत, वो जिस योजना की तर्ज पर लाई गई है वो योजना ओबामा ने ही अमेरिका में शुरू की थी और उसे ओबामा केयर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ये अमेरिका के लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना थी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है। इस मिसाइल सिस्टम की दूसरी उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। ये QRSAM ये DRDO के द्वारा हवाई हमलों से बढ़ते बख्तरबंद स्तंभों को बचाने के लिए विकसित की गई एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछे QRSAM तो पहले तो ये याद रखना है कि DRDO के द्वारा विकसित की गई है और एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल प्रणाली है। अब इस मिसाइल सिस्टम को यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने का प्रयास जोर पकड़ रहा है। इसे भारतीय सेना में पूरी तरह सम्मिलित कर लिया गया है। चूँकि इसका परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है तो इसको भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 से रिलेटेड है। इस महोत्सव यानी त्यौहार का, फेस्टिवल का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा और इसके कर्टेन रेंजर का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। इस बार के यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि 6वां संस्करण है 2020 में, इसका विषय विज्ञान के लिए आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण है। इस भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF में लगभग 1 लाख लोग भाग लेंगे और 40 के आसपास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में की गई थी ताकि जनता को विज्ञान से जोड़ा जा सके और विज्ञान के प्रति और अधिक झुकाव लोगों का बढ़ाया जा सके। इस वर्ष के यानी 2020 के फेस्टिवल में, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जो नए विषय जोड़े गए हैं उनमें इंडियन साइंस है यानी भारतीय विज्ञान है, दर्शन है, एग्रीटेक है, क्लीन एयर, एनर्जी, अपशिष्ट और स्वच्छता, इन विषयों को शामिल किया गया है।
ये जो 2020 का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF हो रहा है, इसका प्रचार CSIR अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों को जोड़ करके प्रमोट करेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के अध्यक्ष के बारे में है। रिजर्व बैंक ने गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुन लिया है। इससे पहले गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के सह अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और वर्तमान में वो स्टार्टअप विलेज के प्रमुख मेंटर हैं, जो कि विभिन्न स्टार्टअप के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करता है। देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि सेंटर होते क्या हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए कि स्टार्टअप को विकसित करने में जो संस्थान हेल्प करते हैं उन्हें ही इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। अब कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसमें वो संस्थान पैसा लगा सकते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा सकते हैं। तो स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो संस्थान आगे आते हैं उन्हें इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। क्योंकि नए स्टार्टअप में रिस्क काफ़ी होता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करना चाहता है, तो इस कारण जो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, जो हेल्प करते हैं, उन्हें स्टार्टअप्स के लिए संजीवनी माना जाता है। तो याद रखिएगा, अभी जो रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं वो गोपाल कृष्णन थे और ये इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में स्टार्टअप विलेज के प्रमुख मेंटर भी हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक विश्व शौचालय दिवस या वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में है। हर वर्ष 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटा जा सके। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 630 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं और स्वच्छता की कमी होने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे हर साल कम से कम लगभग 3 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छता की कमी से ही जो डायरिया या दस्त से होने वाली जो मौतें हैं वो लगभग 5 लाख के आसपास हैं। और स्वच्छता की कमी से ही आंतों में कीड़े, ट्रेकोमा, सिस्टोसोमियासिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे बहुत अधिक संख्या में मृत्यु होती है। इसके अलावा WHO को रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कम से कम 2 अरब लोग ऐसे हैं, यानी 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मल से दूषित पेयजल स्रोत का उपयोग करते हैं। तो इन स्रोतों को स्वच्छ करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसको मनाए जाने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसको प्राप्त करने की दिशा में किया जा रहा है एक प्रयास के रूप में माना जा सकता है। क्योंकि जब तक स्वच्छता नहीं होगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, स्वच्छता नहीं होगी, तब तक स्वच्छ जल कैसे लोगों को मिलेगा। तो उस जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जा रहा है, ताकि SDG के जो गोल्स है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है उन्हें निश्चित समय में प्राप्त किया जा सके। और उसके जो उद्देश्य नंबर 6 है, यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसे भी समय के अंदर 2030 के अंदर ही पूरा कर लिया जाए। उस लक्ष्य को जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक विश्व के सभी लोगों तक स्वच्छ जल और स्वच्छता की तक पहुंच हो जाए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक प्रयास ये भी है कि शौचालय दिवस मना करके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि लोग स्वच्छता का ख्याल रखें और बीमारियों से बचें। देखिए, जो विश्व शौचालय संगठन है इसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 को हुई थी, यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 19 नवंबर 2001 को हुई थी। तब से ही ये दिवस 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है वहाँ से हुई थी। और डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह है, इन्होंने पुरुषों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए आगे आए थे। तो उनके पिता के जन्मदिन के अवसर पर विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार ये विश्व
पुरुष दिवस 2007 में मनाया गया था। उसके बाद से हर वर्ष 19 नवंबर को भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। जैसे महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है, तो वैसे ही पुरुषों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए और तनावों से मुक्त रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल मेंस डे की वेबसाइट की बात करें तो उसके अनुसार दुनिया भर में महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं। 3 में से 1 पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार है। महिलाओं से 4 से 5 साल पहले पुरुषों की मृत्यु हो जाती है और महिलाओं से 2 गुना अधिक पुरुष बीमार होते हैं दिल की बीमारियों से। तो इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और पुरुषों को सकारात्मक पहलुओं की तरफ आकर्षित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। यूपीपीसीएस के कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी 2021 के लिए हिंदी मीडियम के लिए भी टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दी गई है। यूपीपीसीएस 2021 को लेकर जो भी हिंदी माध्यम के गंभीर प्रतिभागी हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो लेने के बाद में आप टेस्ट सीरीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। यूपीएससी 2021 के लिए भी टेस्ट सीरीज़ ही चल रही है। टेस्ट सीरीज़ के बाद प्रीलिम्स के लिए कोई एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, क्योंकि आने वाले जून 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है और इतने कम समय में पूरा का पूरा कोर्स कवर नहीं कराया जा सकता है, तो क्रैश कोर्स ही एक लॉन्च किया जाएगा, बहुत जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो उसमें यूपीएससी में जो भी बच्चे बैठना चाहते हैं 2021 में, तो वो अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए आंसर राइटिंग, यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग, यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज और यूपीपीसीएस के लिए जो फुल कोर्स है 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आप इनरोलमेंट कभी भी करा सकते हैं। कोर्स शुरू हो गया है। अगर डेमो लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डेमो लिंक सेंड कर दिया जाएगा। डेमो लेने के बाद में आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स भी ओपन हो गया है, शुरू हो गया है। तो यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप आप कीजिए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। तो करेस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो करेस्पॉन्डेंस कोर्स लिख करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे थे मैगजीन के बारे में, तो मैगजीन हर महीने के अंत में उस महीने का डेटा के साथ आपके पास आ जाएगी, जिसको आप हमारी वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन सिर्फ हिंदी में होगी और उसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड टॉपिक्स को ही इंक्लूड किया गया है। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और एग्ज़ाम को मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसका जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो यूपीएससी और पीसीएस को देखते हुए ही, उसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।